आज हमारे सामने हरिशंकर परसाई का एक कमाल का व्यंग्य है। नौजवानों को नमस्कार। नौजवानों को नमस्कार। अब नमस्कार शब्द सुनकर तो लगता है कि कोई बड़ी इज्जत से बात कर रहा है ना? जी बिल्कुल। लेकिन परसाई का नमस्कार वैसा नहीं है। ये वो वाला नमस्कार है जो कोई ताना मारते हुए करता है। हाँ, एक तीखा कटाक्ष। बहुत तीखा, मजेदार और अंदर तक चुभने वाला। हाँ। तो आज हम इसी की परतें उधेड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि परसाई ने अपने समय के नौजवानों की इतनी जबरदस्त क्लास क्यों लगाई, और क्या उनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं? शायद आज तो और भी ज्यादा इस डिजिटल दुनिया में। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लेख नहीं है, ये एक तरह का, ये समझिए कि एक डायग्नोसिस है, एक रिपोर्ट है। अच्छा। परसाई एक डॉक्टर की तरह युवा शक्ति की नब्ज पकड़ते हैं और बताते हैं कि भाई बीमारी क्या है। वो कहते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ऊर्जा उसके नौजवान होते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन जब इस एनर्जी को, इस शक्ति को सही दिशा नहीं मिलती तो वो 3 खतरनाक रास्तों पर निकल जाती है। 3 रास्ते? पहला है सिर्फ खोखला आक्रोश, मतलब गुस्सा तो बहुत है पर करना क्या है ये पता नहीं। दूसरा है अराजकता, मतलब बिना सोचे समझे तोड़फोड़ और हंगामा। और तीसरा? और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है एक गहरी उदास चुप्पी। चुप्पी? हाँ, जब नौजवान सब गलत होता देखकर भी चुप रहना सीख जाता है। हमारी आज की पूरी बातचीत मुझे लगता है इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए पहली समस्या से शुरू करते हैं जिस पर परसाई उंगली उठाते हैं, युवाओं का भ्रम, उनका कंफ्यूजन। जी। वो कहते हैं कि नौजवान को सब पता है, उसे मालूम है कि सिस्टम में कहाँ-कहाँ छेद हैं, भ्रष्टाचार कहाँ है, अन्याय कहाँ हो रहा है। आज के जमाने में तो और भी ज्यादा। हाँ, आज तो उसकी उंगलियों पर सारी जानकारी है, लेकिन परसाई के हिसाब से वो इस जानकारी का अचार भी नहीं डाल पाता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जानकारी का अचार डालना ये परसाई की ही भाषा है। उनका कहना है कि जानकारी होना और जागरूक होना ये 2 अलग-अलग बातें हैं। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? आज का युवा जानकारी से लबालब भरा हुआ है, ओवरलोडेड है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है। उसे ये समझ नहीं आता कि इस सूचना के सैलाब का करे क्या। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि उसकी सारी ऊर्जा या तो किसी सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट सेक्शन में गाली गलौच में निकल जाती है। हाँ, ये तो रोज देखते हैं हम। या फिर वो 4 दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर दुनिया बदलने की बातें करके घर लौट आता है। परसाई इसी को कहते हैं ऊर्जा का गलत जगह पर खर्च होना। मतलब एक ऐसे पावरफुल इंजन की तरह जो स्टार्ट तो है, शोर भी कर रहा है, धुआं भी फेंक रहा है, लेकिन गाड़ी कहीं जा नहीं रही क्योंकि वो न्यूट्रल पर है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन ही यही आगे चलकर मोहभंग में बदल जाता है, डिसइल्यूजनमेंट में। हाँ, जब कोई कॉलेज से निकलता है ना, तो उसकी आंखों में एक आग होती है, एक सपना होता है कि वो दुनिया बदल देगा। हाँ, सिस्टम को सुधार देगा, सारी गंदगी साफ कर देगा। इंकलाब जिंदाबाद के नारे उसके खून में दौड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। और फिर उसका सामना होता है असली दुनिया से। वो नौकरी के लिए जाता है, किसी सरकारी दफ्तर में चक्कर काटता है और देखता है कि सिस्टम एक ऐसा मजबूत जाल है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तोड़ना तो दूर, समझना भी मुश्किल है। तब धीरे धीरे उसके सामने 2 ही रास्ते बचते हैं। परसाई ने इन दोनों रास्तों की बड़ी त्रासद तस्वीर खींची है। क्या है वो 2 रास्ते? पहला रास्ता है समझौते का, कॉम्प्रोमाइज का। वो नौजवान जो इनकलाब लाने चला था, वो खुद ही को समझा लेता है कि दुनिया ऐसे ही चलती है, मैं अकेला क्या करूंगा। और वो उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है। हाँ, जिसे वो बदलने निकला था। और दूसरा रास्ता, वो क्या है? दूसरा रास्ता और भी दुखद है। वो उसी व्यवस्था का एक पुर्जा बन जाता है जिसे वो कभी गालियां देता था। वो खुद उन्हीं तौर तरीकों को अपना लेता है जिनके वो खिलाफ था। मतलब इनकलाब जिंदाबाद का नारा धीरे धीरे सब मेरी फाइल कहाँ है में बदल जाता है। हाँ। सही है। और कुछ सालों बाद वो खुद किसी नए नौजवान से कह रहा होता है, देखो बेटा, ज्यादा आदर्शवादी मत बनो, प्रैक्टिकल बनो। ये तो एक पूरा चक्र है। बिल्कुल। परसाई इसी चक्र पर चोट करते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारा वो आदर्शवाद, वो क्रांति, वो जोश कहाँ गया? क्या वो सिर्फ बहसों और नारों के लिए था? ये सवाल आज भी उतना ही चुभता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। हम सब ने अपने आसपास ऐसे लोगों को बदलते देखा है, लेकिन ये मोहभंग होता क्यों है? क्या इसकी जड़ें और गहरी हैं? परसाई इसके पीछे की वजहों पर भी तो बात करते हैं। हाँ, और वो बिना किसी लाग लपेट के, मतलब सीधे सीधे 2 मुख्य दोषियों की पहचान करते हैं। कौन है वो? हमारी शिक्षा प्रणाली और बेरोजगारी। वो कहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था डिग्रियां बांटने की फैक्ट्री बन गई है। ये युवाओं को कागज का एक टुकड़ा तो थमा देती है, लेकिन उन्हें जिंदगी के लिए तैयार नहीं करती, असल दुनिया के लिए तैयार नहीं करती। उनके हाथ में BA, MA की डिग्री होती है,
लेकिन उस डिग्री के साथ क्या करना है, इसका कोई रोड मैप नहीं होता। तो मतलब डिग्री एक तरह का एक कागजी कवच है जो असल दुनिया की लड़ाई में किसी काम नहीं आता। और जब नौकरी नहीं मिलती तो वो कवच और भी भारी लगने लगता है। हाँ, और ये हताशा पैदा करता है। ठीक यही शब्द है, हताशा। जब एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूमता है तो उसके अंदर एक गहरी असुरक्षा और गुस्सा भर जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मिला क्या? हाँ, उसने सालों साल पढ़ाई की लेकिन सिस्टम ने उससे बदले में कुछ नहीं दिया। और यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। वो क्या? एक हताश और दिशाहीन नौजवान, उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। वो एक ऐसे बारूद की तरह होता है जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार होता है। और ये चिंगारी लगाने वाले लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल। यहीं पर राजनीतिक शोषण का खेल शुरू होता है। परसाई ने ये बात दशकों पहले कही थी, लेकिन आज के दौर में तो ये और भी भयानक रूप ले चुका है। बहुत ज्यादा। परसाई युवाओं को सीधे सीधे चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, सावधान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी हताशा, ये बहुत कीमती चीज है। इसे किसी के राजनीतिक एजेंडे का ईंधन मत बनने दो। बिल्कुल। राजनीतिक दल इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि युवाओं को कैसे इस्तेमाल करना है। वो उनकी हताशा को पकड़ते हैं और उसे किसी भावनात्मक मुद्दे की तरफ मोड़ देते हैं। जैसे धर्म, जाति, राष्ट्रवाद, कोई भी ऐसा मुद्दा जो असली सवालों पर पर्दा डाल दे। ये तो आज हम हर रोज देखते हैं। युवाओं को असली मुद्दों जैसे रोजगार, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर सवाल पूछने से भटकाकर उन्हें किसी न किसी काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। पहले नेताओं को इसके लिए रैलियां करनी पड़ती थीं, भीड़ जुटानी पड़ती थी। आज तो बस एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड या एक भड़काऊ ट्वीट काफी है। और लाखों नौजवानों के दिमाग में जहर घोला जा सकता है। परसाई ने शायद इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने इसकी कल्पना भले ही न की हो, लेकिन उन्होंने इसके पीछे के मनोविज्ञान को पकड़ लिया था। वो जानते थे कि जब तर्क खत्म होता है तो भावनाएं हावी हो जाती हैं। और राजनीतिक दल इसी का फायदा उठाते हैं। हाँ, वो युवाओं को सोचने का मौका ही नहीं देते। उन्हें लगातार गुस्से और नफरत की खुराक दी जाती है ताकि वो जिम्मेदार नागरिक न बनकर एक उन्मादी भीड़ बने रहें। तो परसाई का व्यंग इसी सबसे बड़े खतरे से आगाह करता है कि अपनी सोच का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो। ठीक है, तो यहां तक हमने समस्या को समझा, उसकी जड़ों तक गए। परसाई ने बीमारी बता दी, उसके कारण बता दिए, लेकिन क्या वो इसका इलाज भी बताते हैं? हाँ, बिल्कुल दिखाते हैं। क्योंकि सिर्फ आलोचना करना, कमियां गिनाना तो बहुत आसान है। नहीं, परसाई निराशावादी लेखक नहीं है। उनका मकसद युवाओं को हताश करना नहीं, बल्कि उन्हें झकझोरकर जगाना है। तो क्या रास्ता दिखाते हैं वो? वो कहते हैं कि असली बदलाव सड़कों पर हंगामा करने या तोड़फोड़ करने से नहीं आएगा। वो सब गुस्से का अस्थायी उबाल है। अगर सच में व्यवस्था को बदलना है तो युवाओं को 3 चीजें अपनी रग रग में उतारनी होंगी। 3 चीजें? हाँ, और ये 3 शब्द आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। जागरूक, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनना। चलिए इन तीनों शब्दों को थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि ये सुनने में तो बहुत आम लगते हैं। परसाई के लिए जागरूक होने का क्या मतलब है? ये आज के वोक होने से बहुत गहरा और अलग है। अच्छा। परसाई का जागरूक होना सिर्फ ये जानना नहीं है कि कोई समस्या है, ये उस समस्या के पीछे की राजनीति और अर्थशास्त्र को समझना है। मतलब समस्या की जड़ तक जाना। हाँ, ये जानना है कि अगर कोई नीति बन रही है तो उससे असल में फायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका। ये सतह के नीचे देखने की ताकत है। ये सब ट्विटर पे ट्रेंड देख लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उस ट्रेंड के पीछे के पूरे इकोसिस्टम को समझना है। ये मेहनत का काम है और इसीलिए ज्यादातर लोग इससे बचते हैं। और दूसरा शब्द जिम्मेदार बनना, इसका मतलब तो सीधा लगता है, अपनी जिम्मेदारी लेना। हाँ, लेकिन ये जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। जिम्मेदार बनने का मतलब है ब्लेम गेम बंद करना। मतलब ये कहना छोड़ देना कि सरकार खराब है, सिस्टम भ्रष्ट है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये सब बच निकलने के रास्ते हैं। बिल्कुल। जिम्मेदारी का मतलब है ये पूछना कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक नागरिक के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, एक समाज के सदस्य के तौर पर मेरी क्या भूमिका है। क्या मैं अपना वोट सोच समझ कर डालता हूँ? हाँ, क्या मैं अपने आसपास हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता हूँ। जिम्मेदारी दूसरों पर उंगली उठाने से नहीं, खुद के गिरेबान में झांकने से शुरू होती है। और तीसरा, आत्मनिर्भर बनना। ये शब्द थोड़ा चौंकाता है। मतलब आर्थिक रूप से? नहीं, वो तो है ही, लेकिन परसाई इसे सोच के स्तर पर ले जा रहे हैं। बौद्धिक आत्मनिर्भरता? बिल्कुल, ये सबसे जरूरी है।
अपनी सोच और अपनी राय बनाने के लिए किसी नेता, किसी पार्टी, किसी न्यूज़ चैनल या किसी इन्फ्लुएंसर का मोहताज ना होना। अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करना। भेड़ चाल का हिस्सा ना बनना। जब कोई आपको कोई फॉरवर्डेड मैसेज भेजे तो उसे आगे बढ़ाने से पहले 10 सेकंड रुककर सोचना कि इसमें कितनी सच्चाई है और इसे फैलाने का मकसद क्या हो सकता है। आज के दौर में तो ये सबसे बड़ा हथियार है। बौद्धिक आत्मनिर्भरता। आज के दौर में जहां हर कोई आपकी सोच को हाईजैक करना चाहता है, यही सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ पर परसाई के लिखने के अंदाज की भी बात करनी होगी। जब आप ये निबंध पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा साहित्यकार ज्ञान दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा भाई या कोई दोस्त आपको बिठाकर समझा रहा है। उनकी भाषा में एक अपनापन है। एक सीधी सपाट सच्चाई है जो दिल में उतर जाती है। यही उनकी कला है। वो भारी भरकम शब्दों से आतंकित नहीं करते। वो व्यंग का इस्तेमाल एक सर्जन के चाकू की तरह करते हैं। हाँ, जो काटता तो है लेकिन इलाज के लिए। वो तर्क, व्यंग और सच्चाई का एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जो आपको हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। हाँ, उनका निष्कर्ष बहुत साफ है। असली युवा शक्ति नारों में नहीं, सवालों में है। व्यवस्था को बदलने की जिम्मेदारी लेने में है। तो कुल मिलाकर नौजवानों को नमस्कार सिर्फ एक निबंध नहीं है। नहीं, ये एक आईना है जिसमें आज का नौजवान अपना चेहरा देख सकता है। वो खुद से पूछ सकता है कि क्या वो भी उसी कन्फ्यूजन, उसी गुस्से और उसी दिशाहीनता का शिकार तो नहीं है जिसके बारे में परसाई ने दशकों पहले लिखा था। और कमाल की बात यह है कि इतने साल बाद भी ये लेख जरा भी पुराना नहीं लगता। शायद आज के दौर में ये और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। बताइए। परसाई ने ये सब तब लिखा जब सूचना के स्रोत वो बहुत सीमित थे। अखबार, रेडियो। हाँ, सही बात है। अगर आज परसाई जिंदा होते और वो आज के नौजवान को देखते जो इंटरनेट की दुनिया में जी रहा है, जिसके पास सूचना का असीमित भंडार है, जो ग्लोबल सिटीजन है, तो उनका नजरिया क्या होता? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या वो ये देखकर और भी तीखा व्यंग करते कि जानकारी के महासागर में गोते लगाने के बावजूद नौजवान दिशाहीन और सतही है? या फिर उन्हें इस नई पीढ़ी में जो मीम्स, रील्स और डिजिटल कैंपेन के जरिए अपनी आवाज उठा रही हैं, उम्मीद की कोई नई किरण दिखाई देती? ये एक